हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी एग्जाम के बारे में। पूरी जानकारी डिटेल में मैं बताने वाला हूं, जुड़े रहेंगे अंत तक, पूरा वीडियो देखें। और इस वीडियो को बनाने का दो महत्वपूर्ण पर्पस भी है। एक तो जानकारी देना ही है आपको, वो अच्छी बात है। इसके साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कम से कम 10 वीडियोस को देखा यूट्यूब पर क्योंकि आप भी वीडियोस देखते हैं। और वहां पर देखने के बाद मुझे ये पता चला कि सीयूईटी एग्जाम के बारे में जो जानकारी दी गई है यूट्यूब पर, बल्कि बड़े बड़े चैनलों की बात कर रहा हूं, जो अच्छे चैनल हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, नामी चैनल के बारे में बात कर रहा हूं, वहां भी कुछ ऐसी जानकारियां रही हैं जो कि गलत बताई गई हैं इस एग्जाम के बारे में। इसका दो रीजन है, या तो उन्होंने होमवर्क सही से नहीं किया वीडियो बनाने से पहले, और इसका एक और बड़ा रीजन ये है कि क्योंकि ये एग्जाम अपने आप में नया है, पहली बार एक बार ही हुआ है एग्जाम सीयूईटी का 2022 में, अब दूसरा जो होगा 2023 में होगा। तो इतना जानकारी लोगों को है नहीं, अभी टीचरों को भी बहुत कम जानकारी है इसके बारे में, और ये बात बिल्कुल सच है। बच्चों की अगर मैं बात करूं तो लगभग अभी भी एक बहुत ही बड़ा तबका बोल सकता हूं, 60% के आसपास के बच्चे हैं जो सीयूईटी एग्जाम के बारे में जानते ही नहीं हैं। 40% बच्चे जिनको लगता है कि वो जानते हैं, उनमें से सही मायने में 30 से 25% बच्चे या 25 से 30% बच्चे ही हैं जो सीयूईटी एग्जाम के बारे में सही जानकारी रखते हैं। उस 40% में 10 से 15% बच्चे ऐसे हैं जो कि गलत जानकारी जानते हैं। और गलत जानकारी कहां से मिल रही है उनको, ये जो मैंने कुछ वीडियोस बताई। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी डिटेल में जानें कि क्या है सीयूईटी का एग्जाम, कौन दे सकता है। और सबसे पहले जानकारी बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसको आपको जान लेना चाहिए। तो अगर मैं प्रश्नों की बात करूं, प्रश्नों के थ्रू ही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं यहाँ पर और कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है कि सीयूईटी है क्या, सीयूईटी के बारे में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस एग्जाम के लिए, कौन दे सकता है एग्जाम, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, और इसके साथ साथ फॉर्म कब आता है। बहुत ही बारीक जानकारियां हैं, बेसिक जानकारियां हैं जो कि हर एक बच्चे को ये लगता है कि उसको पता होना चाहिए। और सही माने में अगर देखा जाए तो एग्जाम से पहले बच्चा जब फॉर्म भरता है, तो फॉर्म भरने से पहले एक्चुअली मैं बोलूँ, जब तैयारी करना स्टार्ट करता है तो इसके दिमाग में ये सब प्रश्न होते हैं। तो सारी जानकारियां आपको मिलने वाली है इस वीडियो से। एप्लीकेशन फीस क्या होगी, छोटी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट होती है, कुछ बच्चों के लिए नहीं हो सकती लेकिन कुछ बच्चों के लिए बहुत मायने रखती है कि फीस कितनी है, एग्जाम दे भी पाएंगे कि नहीं। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो एग्जाम फीस की वजह से फॉर्म ही नहीं फिल कर पाए। नीट के कुछ बच्चे रहे हैं, कुछ बच्चे जेई के रहे हैं जो कि फॉर्म तक फिल नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में चीज़ें बताऊंगा कि कैसे करना है, कितनी फीस है, क्या चीज़ें हैं। कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि अगला प्रश्न है कि कहाँ मिलेगा एडमिशन ये एग्जाम क्लियर करने के बाद। ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी है, ऐसे कौन से कॉलेज है जहाँ पर आपको ये एडमिशन मिलने वाला है इस एग्ज़ाम के थ्रू। और एडमिशन मिल भी जाएगा तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे एग्जाम होगा, कितने नंबर का होगा, सिलेबस क्या आएगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, तैयारी कितनी करनी पड़ेगी इस एग्जाम के लिए, कोर्सेज इसके अंदर कौन कौन से होंगे, जब आप पढ़ लेंगे, पास कर लेंगे एग्जाम, तो उसके बाद कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ कितने बच्चे अपीयर हुए, मतलब कितने बच्चों ने एग्जाम दिया। इसके साथ साथ कुछ और प्रश्न है कि कट ऑफ कितना हो सकता है इस साल का, जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कट ऑफ कितना हो सकता है। और ये बेसिक जानकारी है, जितनी भी क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं जो कि लिखा है सीयूईटी क्या है। अब सीयूईटी का फुल फॉर्म जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये एग्जाम पहले सीयूसीईटी के नाम से होता था। सीयूसीईटी के नाम से होता था तो पहले इसका जो फुल फॉर्म हुआ करता था वो होता था सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन अब इसका नाम बदल के हो चुका है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नाम है ये, जो कि जो बॉडी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, गवर्नमेंट एग्जाम है, ऑल इंडिया एग्जाम है। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट हैं, वेबसाइट भी मैं बोल रहा हूं, गूगल पर आप टाइप करके लिखेंगे सीयूईटी का फुल फॉर्म तो बहुत जगह पर आपको गलत फुल फॉर्म मिलेगा। और फुल फॉर्म लिखा गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि गलत है। जो इस एग्जाम को करवाती है, जो बॉडी है गवर्नमेंट की, वो है एनटीए करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको हम बोलते हैं। उसकी वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट ही है ये, एंट्रेंस टेस्ट ही, ठीक है, यही फुल फॉर्म है। तो बिल्कुल फुल फॉर्म भी आपको सही से पता होना चाहिए, गलत फुल फॉर्म याद नहीं रखना है, ठीक है।
अच्छा, इसका विजन क्या है इस एग्जाम करवाने का? 12वीं के बाद अगर देखें तो इंडिया में 3 सबसे बड़े जो एग्जाम होते हैं इंट्रेंस लेवल की, अगर मैं बात कर रहा हूँ, इंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो जैसे जेई हो गया, नीट हो गया और सीयूईटी एक बहुत बड़ा एग्जाम बन के निकला है। कितने बच्चे इसमें अपियर होते हैं इसके बारे में बताऊंगा मैं। आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा एग्जाम है ये 12वीं के बाद। और सिर्फ ये साइंस के बच्चों के लिए नहीं है, कॉमर्स के बच्चे, आर्ट के बच्चे, हर तरह के बच्चे इसका एग्जाम देते हैं। आइए डिटेल में जानते हैं और आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन से बच्चे इसका एग्जाम दे सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप पाएंगे यहाँ पर कि 50% पासिंग मार्क है इसमें। जो बच्चे 12th पास करते हैं 50% के साथ वो एग्जाम को दे सकते हैं, भर सकते हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल और ओबीसी दोनों, 45% मार्क 45% रखा गया है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एज लिमिट, तो एज लिमिट जैसा कि मैंने कहा कि 12वीं पास आउट होना जरूरी है। 12वीं पास, तो 12वीं पास जब आप करते हैं तो जो बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं उनकी एज अगर आप देखेंगे तो 17 से 19 साल के आसपास की होती है। जो ड्रॉप लिया है या जो फेल हो गया किसी रीजन से, या किसी ने अपने जो है क्लास को पीछे कर लिया एक आध साल, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे 19 से 20 साल तक की एज ही होती है, जो कि यही एज चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो 12th पास आउट की जो एज होती है वही एज चाहिए। फॉर्म कब आता है? फॉर्म कब आता है? अब 2023 का फॉर्म कब आएगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। टेंटेटिव डेट आप पता कर सकते हैं जो पिछले साल एग्जाम हुआ था उसकी डेट को देख के। तो जो पिछले साल एग्जाम हुआ था अगर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था अप्रैल से, स्टार्टिंग से अप्रैल से हुआ था, 6 अप्रैल से, और लगभग 26 जून तक चला था। तो लगभग आप देख सकते हैं कि 50 दिन के आसपास का टाइम आपको मिल रहा है फॉर्म भरने का। इसके बाद एडमिट कार्ड आता है, फिर एग्जाम की डेट निकलती है। एग्जाम की डेट आप देखेंगे तो जुलाई में थी, जुलाई से लेकर सितंबर तक, क्योंकि बहुत सारे कैटेगरीज हैं इस एग्जाम के अंदर, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग स्ट्रीम से। इस वजह से इस एग्जाम को आप एक दिन में नहीं बोल सकते कि एक दिन ये जो कि 15 जुलाई को खत्म हो जाएगा या 16 जुलाई को खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। लंबा ड्यूरेशन है, अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, तो ये लंबा ड्यूरेशन लगता है इसमें। रिजल्ट आया इसका 16 सितंबर को। तो इसी तरह से हम मान सकते हैं कि 2023 का जो एग्जाम होगा उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन लगभग अप्रैल के आसपास, मार्च एंड से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड था। कोविड की वजह से चीज़ें डिले हो गई थी, लेट हो गई थी। बोर्ड का एग्ज़ाम भी डिले हो गया था, और जेई का एग्ज़ाम डिले हुआ था, नीट का एग्ज़ाम डिले हुआ था, सीयूईटी पर भी फर्क पड़ा था। तो इस साल उम्मीद है कि मार्च के आसपास, 15-20 मार्च के आसपास से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। उस पर हम ध्यान रखेंगे, और जब भी फॉर्म आने की डेट आएगी तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि फीस क्या होनी चाहिए या क्या होती है। एप्लीकेशन फीस की मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्म भरने वाली। तो एप्लीकेशन फीस को लेकर भी कई सारी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि सीयूईटी एग्जाम दो तरीके का होता है, सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी। सीयूईटी यूजी का मतलब है अंडर ग्रेजुएट एग्जाम, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एग्जाम, और पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो एग्जाम हो रहा है। यूजी वो बच्चे एग्जाम देते हैं जो क्लास 12th पास कर रहे हैं या पास कर चुके हैं, ठीक है, जो जिनका रिजल्ट आने वाला है, मतलब जो जिस साल अपियर हैं, एग्जाम देने वाले हैं। जैसे आप अगर कक्षा 12वीं पढ़ रहे हैं और इस साल आपका एग्जाम है, 2023 में आपका एग्जाम है, तो 2023 में जो सीयूईटी का एग्जाम होने वाला है उसको भी आप भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि जब तक रिजल्ट आएगा सीयूईटी का, आपका 12th का भी रिजल्ट आ जाता है, और रिजल्ट आने के साथ साथ आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं आपको मिल जाया करता है। पीजी की मैं बात ज़्यादा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं बात जो कर रहा हूँ आज सीयूईटी की, मैं यूजी से रिलेटेड ही ज़्यादातर बातें कर रहा हूँ। अंडर ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम है सीयूईटी का, उसी के इर्द गिर्द बातें हम यहाँ पर करेंगे आज। पीजी के लिए एक अलग वीडियो लेके आ जाऊँगा मैं। पीजी के लिए अगर आप देखेंगे तो पीजी के लिए जो कोर्सेज होते हैं वो MSc MA टाइप के कोर्सेज होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं कि सीयूईटी का जो फीस है यूजी के लिए क्या है। यूजी के लिए फीस आप पाएंगे कि ये 650 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए थी फीस, SC के लिए थी 600 और ST के लिए थी 550 रुपये। अच्छा, पीजी के बात नहीं कर रहा हूँ, सीयूईटी पीजी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सीयूईटी पीजी में जो फीस रखी गई थी वो 800 रखी थी जनरल ओबीसी की, इस तरह से नीचे फिर SC ST और जो फिजिकल कैंडिडेट होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं जो, या फिर फॉरेनर्स जो होते हैं, उनके लिए अलग फीस रखी गई थी। हाँ, फॉरेनर्स के लिए 3000 फीस थी, ये भी याद रखें आप। अच्छा, आगे चलते हैं। कहाँ मिलेगा एडमिशन? ये एग्ज़ाम तो पास कर लेंगे, लेकिन एडमिशन कहाँ मिलने वाला है? इस एग्ज़ाम के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा?
तो एडमिशन की बात करें तो आप देखेंगे कि अभी सीयूटी एग्जाम जो हो रहा है उस एग्जाम को मान करके जो एडमिशन दे रही है यूनिवर्सिटीज वो है लगभग 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मतलब जो स्टेट यूनिवर्सिटी जिसको आप बोल सकते हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है, जिनमें आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये तो दे ही रही एडमिशन। इसके साथ साथ 28 अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। इस यूनिवर्सिटी को अगर आप थोड़ा सा मैं दिखाऊं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। कुछ यहाँ पर मैंने नाम दिखा रखे जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें बच्चे एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल प्रयासरत रहते हैं, साल भर तैयारी करते हैं कि एडमिशन मिल जाए इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में, जिनमें से कुछ आपके सामने है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हैं। कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं इस तरह से, जैसे मैंने बताया 44 और 28, तो कुल मिला के आप देखेंगे 72 यूनिवर्सिटीज़ के आसपास लगभग हो जाती है। धीरे धीरे हो सकता है आगे और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में कुछ और यूनिवर्सिटीज़ इसमें जुड़ जाएं, इस एग्ज़ाम को मानना स्टार्ट कर दें और इस एग्ज़ाम के रिजल्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन भी देना स्टार्ट कर दें। फिलहाल यही है करंटली जो हमारे पास डेटा है एनटीए से। अब आगे देखते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम कैसे आएगा, किस तरह से एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम के बारे में अगर मैं बात करूं तो सीयूटी का जो नोटिफिकेशन आया था, जो एनटीए की तरफ से आया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से, जो इस एग्जाम को करवाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं एनटीए हैज़ ब्रॉट अबाउट सम चेंजेस इन सीयूटी एग्जाम पैटर्न। तो क्या स्ट्रक्चर है, तो कंडक्टिंग बॉडी एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, क्लियरली आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ सीबीटी लिखा है। मोड ऑफ एग्जाम का मतलब है बेटा कि एग्जाम किस प्रकार से होता है। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब टेस्ट जो होगा वो रिटन नहीं होगा, वो होगा कंप्यूटर पर, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे 13 लैंग्वेज हैं मीडियम ऑफ एग्जाम, तो हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, ठीक है, बंगाली है, उर्दू भी है, इसके साथ साथ आप कन्नड़ बोल सकते हैं, तमिल बोल सकते हैं, गुजराती बोल सकते हैं, बांग्ला बोल सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पर भाषाएं हैं। तो डिटेल में अगर आपको देखना है तो मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा एनटीए की, वहां पर जाके आप सभी भाषाओं को चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करें तो क्वेश्चन पेपर आपका 3 पार्ट में होता है, 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन। जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, उसको मैं बताऊंगा आगे चल के अगले पेज पे। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन के टाइप क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे, मतलब आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको हम बोलते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन मिलते हैं टिक करने वाले, 4 में से एक ऑप्शन सही होगा वो आपको लगाने हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल इस एग्जाम में होगी, तो क्वेश्चन सोच समझ के लगाने हैं, ऐसा नहीं कि अंधवाला अंधे से तुक्का मारते चले जा रहे हैं, सोच समझ के एग्जाम में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आगे से बात करते हैं, आगे चलते हैं एग्जाम का पैटर्न और आगे डिटेल में जानते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 पार्ट होते हैं, इन 3 पार्ट को समझते हैं। तो तीनों पार्टों को समझने के लिए अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो सीयूटी एग्जाम तो ये बता रखा है, सीबीटी तो होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो सेक्शन 1 है उसमें 1A और 1B 2 सेक्शन बनाए गए हैं। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं एज अ मीडियम या लैंग्वेज है, जो मीडियम है आपका, जिस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं वही चूज करते हैं। 20 लैंग्वेज इस सेक्शन में डाली गई हैं। अब ये 2 अलग अलग पार्ट क्यों गए हैं, सेक्शन 2 अलग अलग पार्ट, 2 सेक्शन बनाए गए हैं और दोनों में सिर्फ लैंग्वेज ही है, तो एक ही सेक्शन होता है ना, ऐसे 2 सेक्शन बनाने की जरूरत क्या है। तो इसका भी एक रीजन है। इसके रीजन क्या है मैं आपको आगने वाले स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत बताई गई है बच्चों को, तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है कि मैं क्या बता रहा हूं इसमें और किस तरह से एनटीए ने बताया है। मैं मेरे तरफ से नहीं बता रहा हूं, जो एग्जाम करवाती है उसकी बातें मैं बताने वाला हूं, जो नोटिफिकेशन है, जो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसकी बात मैं करूंगा। अच्छा, अगला सेक्शन होता है जिसमें 27 जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका जैसे आर्ट में कोई सब्जेक्ट हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जियोलॉजी हो गया, जियोग्राफी जिसको आप बोलते हैं, तो इस तरह की बहुत सारे लैंग्वेज, 27 लैंग्वेज यहाँ पर 27 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से कोई मैं इसको डिटेल बताता हूँ कितने सब्जेक्ट लेना है एक्चुअली इसका, क्योंकि 2 कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। इन दोनों को मिला के 2 कॉम्बिनेशन है। सेक्शन 3 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जनरल टेस्ट है, तो एक तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये आपके लिए मैंडेटरी होता है, कोई भी सब्जेक्ट से हो आप, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये सबको देना होता है,
जनरल टेस्ट जो आप देख सकते हैं, जनरल टेस्ट में जैसे कि रीजनिंग आ जाता है, थोड़ा सा मैथ आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा माइंड मैपिंग टाइप की चीज़ें आ जाती है, स्टैटिक्स आ जाती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर पूछी जाती हैं, जो कि सबके लिए सेम होता है सेक्शन 3। लेकिन आपको चुनना जो होता है सब्जेक्ट, वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से होता है। आइए जानते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से चूज कैसे करना है और सब्जेक्ट बनाने कैसे हैं। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली क्या कह रहा है कि एक कैंडिडेट जो है, जो कि एक एग्जाम देने वाला छात्र है, वो छात्र या छात्रा जो भी है, वो मैक्सिमम 9 टेस्ट दे सकता है। और 9 टेस्ट कैसे चूज करने हैं, चूज कैसे करने मतलब चुनाव कैसे करना है इन 9 का, वो डिसाइड करता है। यहां पर आपको इस तरह से डिसाइड करना है। पहला तरीका है कि जो 2 लैंग्वेज हैं आप सेक्शन 1A और 1B से चूज कर ले। कोई 2 लैंग्वेज आपको चूज कर लेनी है, जैसे कि आपने इंग्लिश चूज कर लिया, हिंदी चूज कर लिया, या आपने संस्कृत चूज कर लिया, इस तरह का आपने लैंग्वेज चूज कर लिया है। 2 सेक्शन, ये जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी से 2 लैंग्वेज आपको चूज कर लेनी है। 2 यहां से हो गए। इसके बाद आप देखेंगे कि मैक्सिमम कह रहा है कि 6 डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। 6 डोमेन सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, इस तरह का, क्योंकि इंग्लिश भी सब्जेक्ट आ जाती है, कुछ लैंग्वेज भी इसके अंदर डले हुए हैं। आप जब डिटेल में देखेंगे फॉर्म भरते समय, अच्छा फॉर्म भरते समय बहुत ध्यान रखना है, फॉर्म जब भी भरें अपने मन से मत भरना स्टार्ट कर दें, गलती हो जाएगी। अगर आपको डिटेल में जानकारी नहीं पता है, फॉर्म कैसे भरना है, लैंग्वेज कैसे चूज करनी है, तो आप कोशिश करें कि आप किसी एक्सपर्ट की राय लें जो पहले से फॉर्म भर चुका है, या कोई ऐसे साइबर कैफे में चले जाए जहां पर एग्जाम के लिए इस एग्जाम का फॉर्म भरा जाता रहा है, जिसको एक्सपीरियंस है फॉर्म भरने का, उससे सलाह लें, अपने टीचर से सलाह लें, उसके बाद फॉर्म को भरें। नहीं तो सब्जेक्ट आपने अगर गलत चूज कर लिया तो आपका जो पूरा किया कराया है पूरा एग्जाम 1 साल का बर्बाद होने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से सब्जेक्ट यहां पर चूज करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं। तो 2 वहां से हो गए, 6 यहां से हो गए, तो आप देखेंगे 2 + 6 8 हो गए, 6 2 8 प्लस एक जो है सेक्शन 3 जनरल टेस्ट होता है, वो फिक्स होता है, उसमें चूज नहीं करना है, वो आएगा ही आएगा, वो कंपलसरी है, सबको करना है। तो ये जोड़ेंगे तो 6 2 8 1 9 हो गए, तो 9 टेस्ट हो गए आपके। इसके साथ दूसरा जो मीडियम है, जो दूसरा कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं सब्जेक्ट का, या चुनाव जैसे कर सकते हैं, उसमें आप देखेंगे कि यहां पर 3 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। या तो आप 2 लैंग्वेज चूज करें 1 और 2 से, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B से, या आप 3 लैंग्वेज चूज कर ले सेक्शन 1A और सेक्शन 1B से, तो 3 हो गए आपके पहले, ठीक है। इसके बाद जब 3 यहां से चूज कर लिया, तो पहले यहां 6 चूज करते थे, यहां 2 था तो वहां 6 था, 6 2 8, मतलब ऐसा मान के चलिए कि सेक्शन 1A 1B और सेक्शन 2 को मिला के 8 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके। अब यहां पर 3 ले लिया तो बचा कितना सेक्शन 2 में लेने के लिए, 5 बचा, तो 5 सब्जेक्ट आप यहां से चूज करेंगे। तो आप बहुत ही दिमाग से, बहुत ही सावधानी पूर्वक फॉर्म भरेंगे। आपको क्या चूज करना है, कैसे चूज करना है, ध्यान रखना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, उसी के हिसाब से कौन सा आपको कोर्स आगे लेना है, किस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं आप, कौन सी यूनिवर्सिटी में किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए कोर्स डिसाइड करेंगे बच्चे। नहीं तो गलत कोर्स लेने के बाद आप उस यूनिवर्सिटी में हो सकता है एडमिशन ना ले पाए जो आपका ड्रीम रहा है, या आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी रही है, ठीक है। तो 3 + 5 5 3 8 हो गए, और प्लस जनरल टेस्ट जो सेक्शन 3 वाला है, तो एक ये जोड़ेंगे तो अपने आप देख सकते हैं 9 हो गया। तो 9 आपको यहां पर टेस्ट देने हैं, आपको मैक्सिमम जो टेस्ट देने हैं वो 9 दे सकते हैं आप। और चूज कैसे करना है, या तो ये तरीका अपनाइए या तो ये तरीका अपनाइए। तो 2 तरीके हैं जिससे आपको चूज करना है। बहुत ही डिटेल में मैं जानकारी जो बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ये मैंने जो चीजें यहां पर लगा रखी हैं ये NTA की वेबसाइट से ही ली गई हैं, ठीक है। सर्टिफाइड वेबसाइट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है एग्जाम की, वहां से उठाई है चीजें, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, एरर के चांस 0 है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, CUET 2023 में क्वेश्चन पेपर की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। फॉर्मेट आप देख सकते हैं, MCQs मैंने आपको बताया था, वो भी यहाँ पर लिख रखा है, शब्दों में भी लिख रखा है, वहाँ टेबल में भी था। आगे बात करते हैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बाद, अगर मैं बात करूँ आगे चल के, तो थोड़ी सी कुछ और चीज़ें हैं एग्जाम पैटर्न के अंदर, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन और ड्यूरेशन क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट वाइज, और कितने टाइम मिलेगा, कितना मिनट मिलेगा, कितना घंटा मिलने वाला है उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में। तो थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसको। अब देखेंगे यहाँ पर 3 सेक्शन है, लेकिन जो पहला सेक्शन है उसके 2 पार्ट है, तो इसको सेक्शन मिला के एक ही सेक्शन हम देखेंगे। सेक्शन 1 है, यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज है, और यहाँ पर 20 लैंग्वेज है। 13 और 20 आप जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा बेटा, 33 हो जाएगा,
20, 10, 30, 3, 33, 33। अच्छा, अब यहां पर 40 आउट ऑफ 50 करने हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे इस लैंग्वेज से, जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे, एक लैंग्वेज चूज करे हो आप, मतलब 2 लैंग्वेज यहां से चूज कर रहे हैं तब भी आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 लैंग्वेज चूज करेंगे तब भी 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन में से 40 करना है आपको, 50 आएंगे, 40 अटेम्प्ट करना है, मतलब 10 को छोड़ना है आपको, जबरदस्ती सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग है, याद रखेंगे, और 45 मिनट मिलेगा। ठीक है, इस लैंग्वेज पेपर के लिए, मतलब पहले सेक्शन के लिए आपको 45 मिनट मिलते हैं। 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 5-5 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग के साथ, याद रखें, गलत करेंगे नंबर कटेगा। सेक्शन सेकंड की बात करेंगे बच्चे, तो सेकंड सेक्शन में आप देखेंगे 27 आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जिसमें आप डिग्री लेना चाह रहे हैं, जिस डोमेन में आप डिग्री लेने के इच्छुक हैं, जिसमें आप कुछ बनना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको चुनाव करना है यहाँ पर सब्जेक्ट। अब आप अगर 2 लैंग्वेज चूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो 6 सब्जेक्ट यहाँ चूज करेंगे। 3 लैंग्वेज यहाँ चूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 5 सब्जेक्ट चूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर फिर से 50 में से 40 ही करने हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन करने हैं, इसके लिए भी आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। 45 मिनट मिलेगा ईच सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर लैंग्वेज, मतलब यहाँ पर आपको 45-45 90 मिनट मिलने वाला है। अगर आपने 2 लैंग्वेज लिया है तो 2 लैंग्वेज लिया है तो 90 मिनट, 3 लिया है तो कितना हो जाएगा बेटा, 45, 45 और 45। ठीक है, तो 90 में 45 और जोड़ लीजिए। ठीक है, 135 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 135 मिनट मिल जाएगा आपको। अब यहां पर 45 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो जितना भी सब्जेक्ट आपने लिया है उसके हिसाब से आपको 45 मिनट मिलेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि एग्जाम काफी लंबे टाइम तक चलता है, 40 से 50 दिन तक एग्जाम ही हो रहे होते हैं। ठीक है, तो 1 महीने का जो लंबा टाइम पीरियड लिया जा रहा है उसमें यह है कि एक दिन फिजिक्स का एग्जाम हो रहा है, एक दिन केमिस्ट्री का हो रहा है, या सुबह फिजिक्स का हो रहा है, शाम को मैथ का हो रहा है, फिर केमिस्ट्री का हो रहा है, फिर बायोलॉजी का हो रहा है, फिर पॉलिटेक्निक का हो रहा है, फिर हिस्ट्री का हो रहा है, फिर सिविक्स का हो रहा है। इस तरह से अलग अलग चैप्टर के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग दिन में या अलग अलग टाइम में एग्जाम है। तो बहुत सारे क्योंकि सब्जेक्ट है, 27 ये हो गए सब्जेक्ट, देख सकते हो, और यहाँ पर 33 लैंग्वेज हो गई। अब कोई भी लैंग्वेज चूज कर रहा होगा। ठीक है, कोई उड़ीसा का है तो उड़िया लैंग्वेज चूज करेगा तो उसका अलग दिन एग्जाम होगा, है ना। हिंदी वाला है तो उसका अलग होगा, संस्कृत किसी ने लिया तो उसका अलग होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे सब्जेक्ट होने की वजह से बहुत लंबे ड्यूरेशन तक एग्जाम चलता है। तो आप देख सकते हैं 45 मिनट मिलेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, अर्थात अगर आप 6 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो 6 गुणे 45, 5 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो 5 गुणे 45, इतना आपको टाइम मिलेगा। और ये टाइम एक ही दिन के लिए नहीं है, अलग अलग दिन, यानी कि पूरे दिन आपको एग्जाम देते रहना है, नहीं बेटा, एक दिन में 1 या 2 एग्जाम होंगे मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा, जनरल टेस्ट की मैं बात करूं, यहां पर सेक्शन 3 की मैं बात कर रहा हूं। जनरल टेस्ट जो है ये सबके लिए कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है, इसमें आप देखेंगे ये सबको देना है। किसी भी लैंग्वेज को आप चूज कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप चूज कर रहे हैं, ये आपको देना ही देना है। यहाँ पर थोड़ी सी मैथ, थोड़ी सी आपकी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सब चेक किया जाता है। तो 60 यहाँ पर करने हैं क्वेश्चन, 75 में से 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 करने हैं। इसके लिए आपको पूरा 1 घंटा मिलता है, और इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम है, एक ही पेपर है, इसमें बहुत सारे पेपर हैं नहीं कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग कुछ मिलेगा, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें जितना भी है सबके लिए कॉमन है। ठीक है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन इसका भी रहेगा। तो ये बहुत डिटेल में जानकारी आपको ये जाननी चाहिए, यहां पर गलती नहीं करना है आपको। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 45 मिनट का और 60 मिनट का, मतलब 90 और 6, 9 6 13, मतलब 130 मिनट का टोटल एग्जाम है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, फॉर ईच सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पर, तो इसको ध्यान में रखें। ठीक है, चीजों को सही से पढ़ें, और यही इन्फॉर्मेशन गलत दी होती है, जो लोग बता रहे होते हैं वो गलत बता के आगे बढ़ जाते हैं, और बच्चे भी गलत तरीके से सोच के बैठे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनको 9 एग्जाम देने हैं, 9 टेस्ट लिखा है। मैंने आपको पिछले स्लाइड पर दिखाया था कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम 9 टेस्ट दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं देगा, इससे कम हो सकता है अगर है तो, नहीं तो 9 टेस्ट देने हैं। अब 9 टेस्ट आप एक दिन में थोड़ी देंगे 45 मिनट के, पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात? तो गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, सिलेबस क्या है, सिलेबस पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। सेक्शन ए में जो लैंग्वेज है आपको दिखाया था मैंने, कितनी लैंग्वेज है, कितनी लैंग्वेज थी बेटा? सेक्शन ए में आप देखेंगे 13 लैंग्वेज है इसमें, सेक्शन 1A में और सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज है, मतलब 33 हो गई टोटल।
तो आप देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव है, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज है, पैसेज यहाँ पर रहेगा, ठीक है, लिटरेसी होगी, नरेटिव होगा, ये सब। तो आप देख सकते हैं वोकाबुलरी लगभग टाइप की चीज़ें रहेंगी जो कि उस सब्जेक्ट के, क्योंकि लैंग्वेज है तो लैंग्वेज से रिलेटेड जो शब्दावली है उनसे रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, थोड़े से ग्रामर, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें रहेंगे। अब यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव रहेगा, ये रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव ये भी है लेकिन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस पे है। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज पे भी सेम चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, लेकिन लैंग्वेज जो आप चूज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों लैंग्वेज सेम नहीं चूज कर रहे हैं, तो दोनों लैंग्वेज सेम है ऐसा हो नहीं सकता, दोनों लैंग्वेज डिफरेंट है, दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें आएंगी, बिल्कुल सब्जेक्ट अलग हो गया, लैंग्वेज अलग हो गया, क्वेश्चन डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया लैंग्वेज वाली चीज़। अब जब सेक्शन सेकंड की बात करेंगे, जो आपका मेन सब्जेक्ट होने वाला है, जो आप चूज कर रहे हैं, या तो 5 चूज कर रहे हैं या तो आप 6 चूज कर रहे हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जो सिलेबस है ये याद रखें, साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी कक्षा 12वीं का जो सिलेबस है सिर्फ वही है, और ये बहुत बड़ी चीज है बच्चा। कक्षा 11वीं से कुछ नहीं पूछना, ठीक है, यहां पर साफ साफ लिखा है कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप फिजिक्स की बात करें, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, मान लीजिए कि आप फिजिक्स एक सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12वीं के फिजिक्स से ही पूछा जाएगा, और वो भी एमसीक्यूज आएंगे। मतलब 11वीं के सिलेबस से या 11वीं के फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। ये मैं एक सब्जेक्ट का एग्जांपल बता रहा हूं आपको। अगली बात करें तो सेक्शन थर्ड में आप देखेंगे जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड ये भी होगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जनरल नॉलेज रहेगी छोटी सी, करंट अफेयर्स टाइप की, ठीक है, करंट अफेयर्स है। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, छोटे मोटे क्वेश्चन जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 7 एक एक के अंदर कर दिया, या एक्स की पावर एक्स कर दिया, कुछ इस तरह की चीज़ें कर दी, या कोई कॉलम बना दिया, उससे रिलेटेड चीज़ें, मेंटल एबिलिटी चीज़ें, ठीक है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो सिंपल रीजनिंग होती है उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, अलजेब्रा और मेंसुरेशन वगैरह दे रखा है आपको, इस तरह की चीज़ें आपको पूछी जाएगी। कक्षा 8वीं के ग्रेड तक की यहाँ पर बोला गया है, ये चीज़ें जो पूछी जाएगी, जैसे क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन मतलब बेटा यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन नहीं, मेंसुरेशन मतलब यहाँ पर क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मतलब आपको जैसे सर्कल है, डिस्क है, ठीक है, कोन है, शंकु जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आगे चलते हैं। अब कोर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कोर्स इसके अंदर मिलते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि सीयूईटी एग्ज़ाम जो है उसमें 2 तरह के जो है एग्ज़ाम होते हैं, सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी। यूजी का मतलब होता है बेटा अंडर ग्रेजुएट, मतलब जो बीए और बीएससी टाइप की चीज़ें करने वाला है, ठीक है, बीएससी टाइप की, या बीटेक भी है इसके अंदर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो मतलब 12वीं के बाद आप इसको कर रहे हैं, तो इसको जो करेगा वो 12th पास आउट वाला करेगा। कौन देगा, 12th जो पास कर चुका है वो एग्ज़ाम देगा और इस तरह की डिग्री के लिए पढ़ाई करेगा, ठीक है। सीयूईटी पीजी जो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए हो गया, एमएससी हो गया, ठीक है, एमटेक हो गया, इस तरह का जो डिग्री है, इसके लिए आपको जो एग्जाम देना होता है वो सीयूईटी पीजी होता है। इसको दे कौन सकता है, इसको वो देगा जो अंडर ग्रेजुएट हो चुका है, मतलब जो बीए बीएससी बीटेक वगैरह कर चुका है वो ये एग्जाम देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, तो हम जो बात कर रहे हैं आज वो हम यूजी की बात कर रहे हैं, कक्षा 12वीं पास आउट वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। हम इस एग्जाम की बात आज नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले के अंडर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। अच्छा, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि इंटीग्रेटेड है, मतलब एक बार में ही आप जैसे बीए एमए करना है, कुछ यूनिवर्सिटीज आपको ये भी ऑफर करती हैं कि आप एक साथ ही बीए और एमए कर ले, क्योंकि बीए करेंगे तो 3 साल, एमए करेंगे 2 साल, तो 3 2 5 साल होता है। लेकिन जब साथ में कोई आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, जैसे बीए और एमए का इंटीग्रेटेड कोर्स करेंगे आप, तो 4 साल में ही आपको इन दोनों का सिलेबस पढ़ाया जाएगा और डिग्री दे दी जाएगी, ठीक है, 5 साल नहीं लगेगा आपको। तो कुछ ये कोर्सेज हैं जो कि आप देख सकते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड एमएससी है, मतलब इसके अंदर बीएससी और एमएससी हो जाएगा, ये आपको डिग्री 4 साल में मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप बीएससी अलग करें, एमएससी अलग करें, तो आपको 5 साल लगते हैं, 3 साल बीएससी के, 2 साल एमएससी के। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, इंटीग्रेटेड एमएससी करते हैं, तो आपको 4 साल में ही डिग्री मिल जाएगी, बीएससी और एमएससी की दोनों के एक साथ। बीटेक कर सकते हैं, ठीक है, इस एग्जाम के बाद। सीयूईटी यूजी की बात कर रहा हूँ, बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं, बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं,
बी वोक। अब ये नया कोर्स होगा आपके लिए, सोच रहे होंगे सर ये अलग चीज है, इसको मैं पहली बार देख रहा हूँ, बी वोक क्या है? तो बैचलर ऑफ वोकेशन होता है बेटा। बैचलर ऑफ वोकेशन की बात करें तो ये फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, इस तरह की चीज़ों पे आपको डिग्री दी जाती है, इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं आपको। अगर आपको मैं बताऊं तो इस पर एक नया वीडियो मैं लेके आने वाला हूं कि इस कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है इस कोर्स के अंदर, बच्चे जानते कम हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। आगे बात करते हैं और कोर्सेज क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पर कोर्सेज की बात करें तो बीए है हमारे पास, बैचलर ऑफ आर्ट जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ पर आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं, जो आर्ट वाले बच्चे हैं जा सकते हैं। बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, बीए ऑनर्स कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड एमए कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड एमएससी था, इंटीग्रेटेड एमए भी कर सकते हैं, बीपीए कर सकते हैं। बीपीए जो है ये है म्यूजिक से रिलेटेड, ठीक है, ये म्यूजिक मतलब संगीत से रिलेटेड ये कोर्स होता है। इसके बारे में और इसके बारे में, इन दो कोर्सेज के बारे में आपको, मुझे जहां तक पता है जानकारी नहीं है उतनी, तो मैं इन दोनों के बारे में जानकारी देने वाला हूं आपको, ठीक है। एक अलग वीडियो लेके आऊंगा जिनके बारे में, जिसके अंदर इन दोनों कोर्सेज के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ये म्यूजिक के लिए मतलब जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए गिटार है, गिटार बनाया कैसे जाता है, ठीक है, वो बारीकियां भी बताएंगे। बजाया कैसे जाता है वो तो अलग है, उसके साथ साथ किसी इंस्ट्रूमेंट की, जैसे मैं कहूँ कि पियानो कैसे काम करता है, खराब होगा तो उसके अंदर की चीज़ें जो है उसको बनाना, ठीक है, उसको मॉडिफाई करना, तो ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। मतलब म्यूज़िक से और म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट को लेके यहाँ पर डिग्री मिलती है आपको, उसके बारे में सिखाया जाता है। वहाँ पर आपको बता दिया, यहाँ पर आपको बता दिया, इसको डिटेल में हम बाद में जानेंगे। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, देखो एक ये वेबसाइट है, ये बहुत ही ऑफिशियल वैसी वेबसाइट नहीं है, बहुत ही जनरल से वेबसाइट है, करियर पावर करके नाम है इसका। इस पे इंफॉर्मेशन जो है अच्छी है, सीयूटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि मतलब आपको जो जो चीज़ें जाननी है, ठीक है, वो साफ साफ आपको दिख जाएगी, सामने सामने लिखी हैं, साधारण शब्दों में लिखी है, तो आप पढ़ सकते हैं। हाँ, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं आप तो इंग्लिश में लिखी है, बट समझ में आ जाएगा, आपको इतना दिक्कत आएगी नहीं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट है cuet.nta.nic.in। इस पर आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट जो बॉडी इसको कंडक्ट करवाती है इस एग्ज़ाम को, उसकी वेबसाइट है। इस पर जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें कोई भी संदेह नहीं होता। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है उसमें संदेह किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैंने चेक कर लिया है, चीज़ें अच्छी लिखी हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही गलती है इस वेबसाइट पर, वो है सीयूटी का फुल फॉर्म गलत लिखा है। सीयूटी का फुल फॉर्म सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट डाल दिया गया है, जबकि इसका सही फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे चीज़ों को, और यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते समय आप थोड़ा सा उसको चाहे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, या मैं कहूँगा कि आप यहीं से चेक करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आइए आगे चलते हैं। सीट कितनी है, कितनी सीट्स होती हैं, इसकी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अब देखिए, तो अगर तो मोर देन यहाँ लिखा है 1.68 लाख, मतलब 1,68,000 बच्चों को सीट मिलने वाली है। इतनी सीट तो है कितनी यूनिवर्सिटीज़ में, 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो कुल मिलाकर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं 72 के आसपास। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो 1.68 लाख जो सीट हैं वो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है, मतलब यूजी कोर्सेज के लिए है। जो CUET यूजी जो कोर्स है इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.68 लाख जो है सीट हैं। तो मतलब इतने बच्चे क्वालिफाई करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। सीट तो आपको पता चल जाएगी कि लगभग 1,68,000 सीट हैं। इतने बच्चे ही क्वालिफाई कर पाएंगे एग्ज़ाम, मतलब क्वालिफाई करेंगे जब, तो जितनी सीट होंगी उतने ही तो क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरे उनमें जो लड़कियां थीं वो थी 6,60,311, जो लड़के थे वो थे 8,29,965, ठीक है। जो थर्ड जेंडर है वो 17 जो है फॉर्म फिल किए, 17 लोगों ने फॉर्म फिल किए, जिनमें से अगर मैं टोटल देखूं, इनको जोड़ करके देखूं तो लगभग 14,90,293 बच्चों ने फॉर्म भरा था। CUET यूजी की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, CUET यूजी की बात कर रहे हैं। लेकिन इतने बच्चों के फॉर्म भरने के बाद जो एग्जाम देने पहुंचे वो थे 4,29,228 लड़कियां, और 8,29,000 में से 5,38,000 लगभग आप देख सकते हैं
कि लड़के एग्जाम देने पहुंचे, 17 में से यहाँ पर 8 थर्ड जेंडर जो है वो एग्जाम देने पहुंचे। तो मतलब कुल बच्चे जो एग्जाम दिए CUET का वो थे 9,68,201, लगभग आप 10 लाख के आसपास बोल सकते हैं। ठीक है, 9.25 लाख के आसपास बच्चे यहाँ पर एग्जाम देने पहुंचे। तो 9.25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 15 लाख लगभग बच्चे एग्जाम भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से 9.25 लाख दे रहे हैं, मतलब 5-5.5 लाख बच्चे एग्जाम नहीं दिए फॉर्म भरने के बाद भी। अब 9 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, या लगभग 10 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम जब दे रहे हैं, उनमें से आप देखिए 10 लाख में से 1,68,000 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, सीट इतनी ही है। तो मतलब कंपटीशन तो टफ है भाई, कंपटीशन टफ है, एग्जाम बड़ा है। और क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एग्जाम था, ये 2022 के डेटा हैं, 2022 में क्योंकि बच्चों को इतना पता ही नहीं था एग्जाम के बारे में, फर्स्ट टाइम ये एग्जाम हो रहा था, तो बच्चे इतना ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिए, इस एग्जाम के बारे में इतना इंटरेस्ट दिखा ही नहीं पाए बच्चे। इस साल ये नंबर बढ़ करके बहुत आगे पहुंचने वाला है। इस साल हो सकता है कि इस साल इतने बच्चे एग्जाम दें और इससे कहीं ज्यादा बच्चे फॉर्म भरें। 20 लाख के आसपास तक उम्मीद है कि इस बार फॉर्म भरे जाएंगे और 15 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देंगे, कुछ इस तरह की जो है उम्मीद है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, जब एग्जाम होगा तो पता चल जाएगा। फिलहाल कट ऑफ की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड 2023 के लिए इस साल जो एग्जाम होगा उसमें कितनी कट ऑफ जाएगी CUET को लेके, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहा हूं BSc और BA जैसे कोर्सेज के लिए। BSc और BA जैसे कोर्सेज के लिए अगर मैं बात करूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो BSc और BA के कोर्स के लिए ही अप्लाई करते हैं। मैक्सिमम मतलब आप समझ लीजिए कि 70% से ज्यादा बच्चे जो CUET एग्जाम दे रहे हैं वो कोर्स जब लेते हैं तो वो BSc और BA ही लेते हैं। BSc और BA में भी BA वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अच्छा, तो जनरल जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी है, उनको 65% चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ इतना है, इतना स्कोर करना पड़ेगा उनको। 60% OBC के लिए रखा गया है। SC और ST के लिए आप देख सकते हैं 50%, और जो PWD होते हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, हैंडीकैप जो होते हैं, वो 45% की बात करें, 45% उनके लिए पासिंग मार्क रखा गया है। तो ये कट ऑफ की बात कर रहे हैं BA और BSc के लिए। अगर मैं बात करूं यहीं पर BTech जैसे कोर्स के लिए, तो BTech जैसे कोर्स के लिए आप देखेंगे कि कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या था, 65 और 60 था, आप देखिए बढ़ करके 75 और 65 हो चुका है। 75% है यहाँ पर जनरल के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ OBC के लिए, ठीक है, तो 65% रखा गया है। और SC ST के लिए अगर आप देखेंगे, SC और ST के लिए यहाँ पर 55% पासिंग मार्क है, कट ऑफ है। और जो PWD है उसके लिए 50% यहाँ पर कट ऑफ रखी गई है। ये हो सकती है, रखी गई है मतलब हो सकती है, और लगभग इतनी ही होती है एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, इतने के आसपास ही पहुँचेगी। इससे थोड़ा बहुत अंतर होगा कि 72 हो गया, 73 हो गया, 76 हो गया, ऐसे 2-4% आगे पीछे, अदरवाइज इतना ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये थी पूरी डिटेल जानकारी जो CUET के बारे में आपको जाननी थी। और ये जानकारी जो मैंने आपको दी, ये पूरी 100% अपने आप में शुद्ध और सच है। इसमें कहीं भी ऐसी कोई भी जानकारी मैंने नहीं दी है जो कि गलत हो या जिसके बारे में मुझे खुद भ्रम रहा हो, ऐसी मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी है। तो मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन जो दी है या जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो पहले चेक किया है, जो प्रॉपर वेबसाइट है गवर्नमेंट की वहाँ चेक किया, उसके बाद ही आपको बताया है। तो CUET एग्ज़ाम इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। आपको अगर कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। जाते जाते एक चीज़ बता दूं आपको कि आप अगर मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। प्रोफाइल का नाम है vipin.doubtnut, ज्वाइन करें आप। और यहाँ पर ज्वाइन करने का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी वीडियोज़ जो आने वाली होती है मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ। और इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़ और आपको करनी है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनको शेयर करें ताकि वो भी CUET एग्ज़ाम के बारे में सही जानकारी ले पाएँ। और इसके साथ साथ एक चीज़ और करना है, भूलना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इस तरह की अमेजिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। आज के लिए राम राम।